दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मिलता रहेगा फ्री राशन। योजना को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन मिलने की अवधि को जुलाई से बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले से 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जिन्हें सरकार ने जुलाई तक के फ्री राशन देने की घोषणा की थी। सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया था। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के अंतर्गत आने वाले 81.35 करोड़ लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त देगी। और इस योजना पर सरकार का करीब 64,031 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और आपको बता दें कि भारत सरकार इस योजना के लिए केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों की सरकार से भी पैसा नहीं ले रही है। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से खुल सकते हैं सरकारी स्कूल। कोरोना के चलते विशेष तैयारियों में जुटी सरकार। जी हम बात करें, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से पहली कक्षा से हायर सेकेंडरी तक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार ऐसा फॉर्मूला तलाश रही है जो बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए स्कूल खोलने में मददगार हो। इसलिए कोरोना कर्फ्यू का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, यानी जिस जिले, शहर या गाँव में कोरोना संक्रमण होगा वहां स्कूल बंद रहें और बाकी जगह खोले जाएं। ऐसे ही शहर के जिस इलाके में संक्रमण होगा वहां के स्कूल बंद रहेंगे। और यह भी तय होगा कि किस उम्र के बच्चों को कितने समय के लिए स्कूल बुलाया जाए। हालांकि आपदा प्रबंधन समितियों के सुझाव से ही ऐसा हो पाएगा। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि केजी से हायर सेकेंडरी तक प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में 1.5 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रदेश में पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए स्कूल खोलना जरूरी हो गया है। पर उनकी सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया देना चाहिए। और कक्षाओं में सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखने वाली चुनौती है। सरकार को 1 जुलाई से स्कूल खोलने हैं तो अगले 8 दिन में निर्णय लेना होगा। इसे देखते हुए विभाग स्तर पर ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं। शिक्षा क्षेत्र के जानकारों से लगातार बातें की जा रही हैं। और वहीं इसका क्या है फॉर्मूला, आपको बता दें कि पहला कि 9वीं से हायर सेकेंडरी किसी कक्षा के किसी सेक्शन में 40 विद्यार्थी है तो 20 बच्चे एक दिन स्कूल आएंगे और शेष 20 बच्चे अगले दिन। दूसरा कि 6वीं से 8वीं बच्चों को हफ्ते में 1 या 2 दिन बुलाया जा सकता है, वो भी सीमित संख्या में। इसमें स्कूल की क्षमता का भी ध्यान रखा जाएगा। तीसरा, 1ली से 5वीं फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाया जा सकता है। और चौथा कि केजी और नर्सरी वालों के लिए कि बच्चों को फिलहाल नहीं बुलाया जाएगा। डीए बहाली को खुशखबरी, जल्द मिलेगी मोटी सैलरी। जाने क्या है ताजा अपडेट। जी हम बात करें कि देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारियों को जल्द ही मोटी सैलरी मिलने वाली है। कर्मचारियों को जल्द ही बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। महंगाई भत्ते की बहाली को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि 1 जुलाई से देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का तोहफा मिल जाएगा। 26 जून को इस बारे में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जेसीएम बैठक होगी, जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। और इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि इसी बैठक में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। और इस बैठक की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिव करेंगे। और इस बैठक में डीए बहाली को लेकर ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद डीए और एरियर के भुगतान की घोषणा की जाएगी।
और वहीं अगली खबर बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को फ्लाइट टिकट की बुकिंग पर मिलेगी छूट। जी हां, बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है और इस ऑफर के तहत कोरोना वैक्सीन ले चुके लोगों को फ्लाइट टिकट की बुकिंग पर छूट मिलेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने स्पेशल ऑफर पेश किया है जिसके तहत फ्लाइट टिकटों की बुकिंग पर 10% तक की छूट मिल रही है। इंडिगो ने वैक्सीफेयर स्कीम की शुरुआत की है। इंडिगो ने वैक्सीफेयर स्कीम पेश किया है जिसके तहत वैक्सीनेटेड यात्रियों को छूट की सुविधा दी जा रही है और इस ऑफर का लाभ सिर्फ कोरोना वैक्सीन ले चुके लोगों को ही मिलेगा। एयरलाइंस ने कहा है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है वो इंडिगो विमान में सफर के लिए किसी भी रूट पर टिकट बुकिंग पर 10% तक की छूट पा सकते हैं और इस छूट का लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक भी डोज ले ली हो। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में घोटाले करने वाले जेल भेजे जाएं। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक बार फिर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में गड़बड़ी का मामला उठाया है और इस मामले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे संजय सिंह ने कहा कि चंदे की जमीन का पैसे से हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाए और जो नेता इसमें शामिल है उन पर मुकदमा कायम करते हुए जेल भेजा जाए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि अयोध्या में जमीनों की खरीद में भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। 9 दिन गुजरने के बाद भी हर खरीद में गवाह बने ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि जितनी भी नजूल की जमीन ट्रस्ट को बेची गई है उसे मंदिर निर्माण के लिए फ्री में मुहैया करवाया जाए और भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले भाजपा नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से वसूली करके उन्हें जेल भेजा जाए। संजय सिंह ने कहा कि आचार्य देवेंद्र प्रसाद ने सामने आकर कहा कि मुझसे भाजपा के मेयर ने नजूल की जमीन ली। नजूल की जमीन अर्थात सरकारी जमीन जिसे बगैर फ्री होल्ड कराए उसका मालिकाना हक किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर भी भाजपा नेताओं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। सरकारी जमीन को करोड़ों रुपए में खरीदा बेचा गया और लखनऊ के आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अब मामला सामने आने के बाद डीएम जांच कराने की बात कर रहे हैं। नजूल की जमीन के स्वामी खुद डीएम होते हैं, वह ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। ऐसे में अयोध्या के जिलाधिकारी का बयान हास्यास्पद है और उन्होंने भाजपा के मेयर और अन्य नेताओं के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिस जमीन को मुफ्त में मंदिर को दिया जा सकता था उसे करोड़ों रुपए में बिकाया है। हेल्थ सिस्टम पर दिल्ली सरकार का फोकस, बन रहे 8 नए सरकारी अस्पताल, उपलब्ध होंगे 6500 बेड। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद उपजे हालातों के बाद अब दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। ऐसे में कोरोना की संभावित यानी तीसरी लहर से बचाव के लिए दिल्ली सरकार अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही आने वाले समय में 8 नए अस्पताल भी तैयार कर रही है। सरकार इन अस्पतालों को स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी के तहत तैयार कर रही है और इन अस्पतालों का निर्माण पूरा होने के बाद मरीजों को करीब 6500 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो सकेंगे। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार अपने मौजूदा अस्पतालों में भी अतिरिक्त ब्लॉक बनाकर उनमें बेड बढ़ाने की कोशिश में भी जुटी हुई है। कई बड़े अस्पतालों में आधा दर्जन से ज्यादा पुराने अस्पतालों में ही नए ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। इन नए ब्लॉक के निर्माण पूरा होने के बाद मरीजों को बड़ी संख्या में बेड उपलब्ध हो सकेंगे और इन सभी सरकारी अस्पतालों में रिमॉडलिंग हेल्थ केयर सिस्टम के तहत कई हजार बेड बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में शुरू हुई मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना, कोरोना से मौत पर मिलेगी मदद। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को आर्थिक मदद के लिए लाई गई दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लागू हो गई है। बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्कीम को अधिसूचित कर दिया है और इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने इस योजना को नोटिफाई किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 18 मई को इस योजना की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार की इस स्कीम में दिल्ली के रहने वाले किसी शख्स की कोरोना से मौत होने पर आश्रित को 2500 रुपए हर महीने दिए जाने का प्रावधान है और योजना के मुताबिक पति की मौत होने पर दिल्ली सरकार पत्नी को जीवन भर 2500 रुपए मासिक सहायता देगी। किसी की पत्नी की अगर कोरोना से मौत हुई हो तो भी दिल्ली सरकार उसे पति को 2500 रुपए प्रति माह जीवन भर देगी।
योजना के मुताबिक अगर किसी परिवार में सिर्फ माता या पिता ही था और उसकी कोरोना से मौत हो गई है तो उसके बच्चों को 25 साल के होने तक 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों की मौत कोरोना से हो जाती है तो उनके बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक 2500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना के तहत दी जाएगी। और इस योजना के तहत आर्थिक मदद पाने वाले के लिए मृतक और लाभार्थी दोनों को आवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मृतक का कोविड के कारण हुए मृत्यु का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके साथ ही बच्चों को उम्र संबंधी दस्तावेज देने होंगे। इसमें भी ये शर्त है कि मृतक और आश्रित दोनों को दिल्ली के होने चाहिए। मौत की पुष्टि कोविड से मौत होने के तौर पर होनी चाहिए अथवा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के 1 महीने के भीतर मौत हुई हो। अलग अलग शहरों में दर्ज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रामदेव, सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग। जी आपको बता दें कि पतंजलि के कर्ता धर्ता रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रामदेव ने अपनी याचिका में डॉक्टरों पर बयान को लेकर अपने खिलाफ अलग अलग शहरों में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन पर दर्ज सारे मामलों को एक जगह दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। रामदेव ने कुछ समय पहले डॉक्टरों और एलोपैथी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने रामदेव पर कई शहरों में केस किया है और इन्हीं केस को लेकर रामदेव अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। योग गुरु रामदेव ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एलोपैथी को लेकर की गई टिप्पणियों पर देश के कई शहरों में दर्ज एफआईआर को क्लब एक साथ करते हुए दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पटना और रायपुर विंग की ओर से दर्ज मुकदमे में किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बीते हफ्ते ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता की शिकायत के बाद रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब इस बैंक के निजीकरण की तैयारी, सरकार बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, क्या होगा खाता धारकों पर असर। जी आपको बता दें कि सरकार ने बैंकों के निजीकरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले खबर आई कि सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का निजीकरण करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इन दोनों बैंकों में अपनी 51% हिस्सेदारी बेच सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। और वहीं अब खबर आ रही है कि सरकार एक और बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक सरकार अब IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना रही है। इसके लिए RFP भी जारी किया गया है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने अपने स्टॉक बेचने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर सलाह देने के लिए ट्रांजैक्शन और लीगल एडवाइजर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स यानी RFP भी जारी कर दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी थी कि उनके बेटे के जीवन पर आधारित फिल्म बनाने से फिल्मकारों को रोका जाए, लेकिन पहली बार में उनकी याचिका खारिज हो गई थी। अब उन्होंने बड़ी बेंच के सामने फिर से अपने परिवार और अपने दिवंगत बेटा की निजता का हवाला देकर इस तरह के प्रयासों को रोकने की गुहार लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी, जिसमें अदालत को संबंधित फिल्म की जानकारी दी जाएगी कि वह रिलीज हुई या नहीं। बता दें कि यह मामला कथित तौर पर उनके जीवन पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस से जुड़ा है। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के एक पुराने आदेश को चुनौती दी है और यह आदेश इसी अदालत के सिंगल बेंच ने पारित किया था। उस आदेश में अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बन रही प्रस्तावित फिल्मों पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। सुशांत के पिता भी ताजा याचिका पर अदालत जस्टिस अनूप जयराम भंबानी और जस्टिस जसमीत सिंह के वैकेशन बेंच ने सुनवाई 25 जून तक के लिए टाल दी है और ये जानकारी मांगी है कि जो फिल्म सवालों के घेरे में है वह 11 जून को रिलीज हुई थी या नहीं। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और जयंत के मेहता अदालत के सामने पेश हुए।
₹9 में सिलेंडर खरीदने का मौका, ऑफर के बचे हैं सिर्फ 8 दिन। जी आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने अंतिम बार रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में ₹10 प्रति सिलेंडर की कटौती की थी, जिसमें करोड़ों उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन बिना सब्सिडी के 14 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत अभी ₹809 है। पिछले कुछ महीने में कच्चे तेल की कीमत जिस तरह बढ़ी है, उसे देखते हुए जानकार मानते हैं कि फिलहाल सिलेंडर की कीमतों का कम होना मुश्किल है, मगर एक तरीका है जिससे आप सिलेंडर पर तगड़ा कैशबैक हासिल कर सकते हैं। जी आपको बता दें कि एलपीजी बुकिंग और पेमेंट पर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए एक बम्पर ऑफर लेकर आई है और इस ऑफर के तहत ग्राहकों को ₹809 का गैस सिलेंडर सिर्फ ₹9 में ही मिल सकता है। जी आपको बता दें कि पेटीएम ने एलपीजी बुकिंग पर कैशबैक ऑफर की पेशकश की है और इस कैशबैक ऑफर के तहत यदि आप पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको ₹800 तक का कैशबैक मिल सकता है और इस तरह आपको सिलेंडर सिर्फ ₹9 में मिल जाएगा। भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, यूके हाईकोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण रोकने की अर्जी। जी हां, आपको बता दें कि पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। बुधवार को ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। और जी आपको बता दें, नीरव ने इस आदेश के खिलाफ लंदन के हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी। बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने अपील के लिए प्रस्तुत किए गए कागजात पर फैसला लिया और निर्धारित किया कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले 25 फरवरी को ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में फैसला दिया था। नीरव मोदी ने इसे चुनौती देने के लिए ब्रिटेन के हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी। ड्रग्स मामले में दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर गिरफ्तार, एनसीबी ने की कार्रवाई। जी हम बात करें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स मामले में प्रोडक्शन वारंट पर एनसीबी ने इकबाल कासकर को कस्टडी कर ली है और इकबाल को कुछ समय में एनसीबी के ऑफिस में लाया जाएगा। मामले की जांच के दौरान एनसीबी को टेरर फंडिंग और ड्रग्स की सप्लाई के लिए अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़े अहम सुराग हाथ लगे थे। और आपको बता दें कि हाल ही में एनसीबी ने चरस के 2 कंसाइनमेंट पकड़े थे। इसे पंजाब के लोग कश्मीर से मुंबई बाइक से लाया करते थे और पुलिस ने करीब 25 किलो चरस पकड़ी है। मामले की जांच आगे बढ़ी है तो एनसीबी को पता चला कि इसमें माफिया कनेक्शन है। जांच करते हुए इकबाल कासकर का नाम सामने आया है। किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय मदद देगी हरियाणा सरकार, खेतों में उगानी होगी तिलहनी फसलें। जी आपको बता दें कि हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। इसके लिए किसानों को अपने खेतों में तिलहनी फसलों की बिजाई करनी होगी। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसान धान या बाजरे की बजाय दलहनी, मूंग, अरहर व तिलहनी मूंगफली की फसलों की खेती करें, क्योंकि सरकार खरीफ 2021 के दौरान दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ साथ राज्य में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। हरियाणा जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि 70,000 एकड़ क्षेत्र में बाजरा की बजाय दलहनी फसलें तथा 30,000 एकड़ क्षेत्र में बाजरा की बजाय तिलहनी फसलों की बिजाई की जाए। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इसके लिए किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पिछले दिनों कृषि विशेषज्ञों ने एक बात कही थी कि दलहनी फसलें लगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने से प्रदेश में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चितता होती है। और दोस्तों ये बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 110 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,286 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 225 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 66,546 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है।
और दोस्तों मैं अगले खबर में जान लेते क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने कहां पहुंचा मानसून। जी हम बात करें कि बिहार, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड समेत अन्य भागों में जहां झमाझम बारिश के साथ मानसून सक्रिय है, वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून के लिए अब भी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में 28 जून तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। और इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा है कि अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून अब तक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में छा चुका है। और इस वर्ष मानसून की मुख्य विशेषता पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से पहले आगे बढ़ना है। हालांकि अगले 7 दिनों के दौरान देश के शेष हिस्सों में इसके और आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।